अब हम बात कर रहे हैं हमारे नए टॉपिक की, जो है स्टोक्स लॉ। देखिए, स्टोक्स लॉ क्या कहता है। अगर मेरे पास कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैं एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को, अगर एक स्पीयर है वो, तो उसके पास होगी रेडियस। एंड सपोज दिस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन थ्रू अ विस्कस मीडियम। कोई ऐसा लिक्विड है, उस लिक्विड से वो फॉल डाउन करते जा रहा है, ऐसे हम मान के चलते हैं। तो यहां मैं क्या कर लेता हूं, एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज अ बाउंड्री, क्या एक कह लीजिए पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन है ये, और इसके अंदर हमारा जो स्पीयर है वो सर्टन वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो इस वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ v। और फिलहाल चूंकि ये लिक्विड है, तो लिक्विड को बताने के लिए मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर लेता हूँ। चलेगा। सो इस तरीके से दिस इज अ फ्लूइड थ्रू विच दिस स्पेरिकल बॉडी इज फॉलिंग डाउन। नाउ अब ये फ्लूइड है, तो कोई भी फ्लूइड जो होगा उसे हम लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, ऐसी कई सारी लेयर्स से मिलकर बना है हमारा ये फ्लूइड। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इसके अंदर से ट्रैवल करेगा फोर्सफुली, तो लेयर्स जो है लिक्विड की वो डिस्टर्ब होंगी, और वो क्या करेगी, विस्कस ड्रैग अप्लाई करेगी किस पर, इस पर्टिकुलर स्पीयर पर, ताकि स्पीयर नीचे ना जाए। एक तरीके से ये विस्कस ड्रैग क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स ही होगा जो अपवर्ड दिशा में या अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर। तो यहाँ पर मैं दिखाने के लिए कुछ लेयर्स और उसके कारण आने वाले जो विस्कस फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मान लीजिए इस तरीके से इस रेड कलर के पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ। सो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स। ठीक है। तो इस तरीके से लेयर्स के थ्रू विस्कस फोर्स लगेगा। चलेगा। तो ये जो विस्कस फोर्स है इसे हम F से मार्क कर रहे हैं। दिस F इज माय विस्कस फोर्स। नाउ स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ बेसिकली इफेक्ट बताता है इस विस्कस फोर्स का ऑन दिस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। तो अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में देखा जाए तो स्टोक्स लॉ सेज for a small sphere falling या flowing through a viscous medium the viscous force acting on the sphere is directly proportional to किसके किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा लिक्विड है, चूंकि वो विस्कस लिक्विड है, तो उसके पास होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, देन रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे मैं लिख रहा हूं स्मॉल r, and the velocity with which that sphere is falling through the viscous medium, and the velocity with which sphere is falling through the medium। अब यहां से हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर विस्कस फोर्स F है, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा R V। ओके, चलो अब इसी में यहां पे जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे हटा के मैं कांस्टेंट रख सकता हूं इज इक्वल टू का साइन लेके। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R V, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स लॉ। ठीक है। तो यहां पर 6 पाई जो है ये कांस्टेंट एम्पिरिकल डेटा से हमें मिला है।
अगर कभी स्टोक्स लॉ से जुड़े क्वेश्चन आए तो उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार आंसर करेक्ट ही आते हैं। तो चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई भी अगर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम से फॉल करेगा, सो विस्कस मीडियम वुड अप्लाई viscous force in the direction opposite to the direction of velocity of that spherical object, and that viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity for that particular viscous medium, then radius of the spherical object, and certainly the velocity of that particular spherical object with which it is flowing through the विस्कस मीडियम। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड एक दो तीन हम छोटे छोटे क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं और फिर आगे टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक सॉल्व एग्जांपल कह रहा है अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 mm is falling with velocity 2 meter per second at certain time t through a tube filled with glycerin। तो ग्लिसरीन हमारा फ्लूइड है and having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square, determine the viscous force acting on the steel ball at that time। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं रेडियस की वैल्यू लिख रहा हूँ जो गिवन डेटा है विच इज 0.3 mm। सो वी नो भैया 0.3 mm इज व्हाट 0.3 इंटू 10 to the power -3 मीटर। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एज 3 इंटू 10 to the power -4 मीटर अगर शॉर्ट में लिख और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। देन इसकी वेलोसिटी देकर रखी है हमें 2 मीटर पर सेकंड और बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज 0.833 एंड वी हैव टू फाइंड विस्कस फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया इससे इजी क्या ही प्रॉब्लम होगा। सो वी नो एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सो आई एम राइटिंग 6 इंटू पाई की वैल्यू इज 3.14, ईटा दिया है 0.833 इंटू हाउ मच इज रेडियस 3 इंटू 10 to the power -4 एंड v की वैल्यू कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ देखिए मैं क्या कर लेता हूँ 6.34 इंटू 2 हाउ मच इट वुड बी 6.28। फिर ये बचता है 6 इंटू 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.833 इंटू 3 इंटू 10 to the power -4। नाउ अब देखिए 6 इंटू 3 इज 18। सो वी हैव 18 इंटू 6.28 इंटू 0.833 इंटू 10 to the power -4। अब क्या है थोड़ा लेंदी है बट कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा। सो हम क्या कर लेते हैं एक एक करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 6.28 इंटू 18, सो 18 8 144। सो यहाँ से आ गया 4, वी हैव 14। 18 2 36 राइट, यस 36 प्लस 14 इज हाउ मच 50। सो ये हो गया 0। देन वी हैव 5 अगेन 18 इंटू 6 108 एंड 5 इज 113। ठीक है, दो डेसिमल के बाद यहाँ पर अगर मैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहा हूँ सो दिस वुड बी 113.04 इंटू वी हैव 0.833 अगेन इट इज 10 to the power -4। सो नाउ इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.833 के साथ। अब ये देखिए ये एक्चुअली क्या है 133.04 है। सो ये 0.04 को निगलेक्ट कर देंगे तो वी हैव ओनली 113 सॉरी। सो 113 इंटू 0.833। चलिए करते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 अगेन 9 3 3 फिर 2 बार 0, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24। so 4 we have 2, 8 1 8 and 2 10, then 0 again we have 1 and this is 9। so कितना आ जाएगा ये, that would be 9 12 here it is 1, so again 11 1 then 4 and then 9। so 9 4 1 2 9 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो ये हो गया 94.129 into 10 to the power -4। so I can simply write this as 9.4129 into 10 to the power -3 Newton। so this is the viscous force that is acting upon that particular steel ball। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm falling with uniform velocity 2 meter per second
through air the coefficient of viscosity of air is, again this is a very childish question. We know F is equal to 6 pi eta r v. क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है, d इज इक्वल टू 1 mm, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. तो रेडियस को हम डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो r इज इक्वल टू दैट वुड बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. देन वी हैव वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. ईटा दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 और f कैलकुलेट करने के लिए बोला है इस फॉर्मूले से. तो चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं. Now F is equal to 6 into 3.14 into eta is how much, 1.8 into 10 to the power -5 into R is 0.5 into 10 to the power -3 and velocity is 2. So देखिए 0.5 into 2 is 1, तो ये हट गया. What we are left with is 6 into 3.14 into 1.8 into 10 to the power -5 into 10 to the power -3. So -5 -3 is -8. Then here it is 18. 18 into 6 is 108. So I am writing this as 108. एक डेसिमल के बाद यहाँ पर मैं एक डिजिट के बाद डेसिमल दे रहा हूँ. So 10.8 into again 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8. सो ये क्या हो जाएगा भैया, 10.8 इंटू 3.14. चलो करते इंडिविजुअली. 4 इंटू 8 इज 32, दो दिस इज 2, वी हैव 3, 400, सो दैट वुड बी 3, 4 1 जा 4, 0 अगेन 801 एंड अगेन इट वुड बी 24. सो 4 वी हैव 2, सो 3 1 जा 3, सो 2 8 plus 3 is 11, again 1 here, so 9, then 2 plus 1 is 3, so 3 digit के, so 33.912 into 10 to the power -8 न्यूटन. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो मैक्सिमम या जो भी फाइनल चीज होती है ना उसको हम बोलते हैं टर्मिनल. सो देखिए कभी कभी किसी को ऐसे डिसीज हो जाता है जिस पर कोई क्योर नहीं है, इंसान उसके बाद मरेगा ही, तो ऐसे डिसीज को भी बोलते हैं या इलनेस को बोलते हैं टर्मिनल इलनेस. टर्मिनल मतलब वो फाइनल चीज की उसके बाद अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बचती है. अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करेंगे तो टर्मिनल मतलब मैक्सिमम हो जाएगा. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी. अब ये है क्या, इसको समझाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बेसिक सा एनालॉजी यूज करते हैं, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए ये धरती का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा खड़ा है और ये है क्लाउड, राइट. अब क्लाउड से जब पानी की कोई बूंद गिरती है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी होगी 0 वर्टिकल डायरेक्शन में, और चूंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होता है तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे वो नीचे आएगा इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय v इज इक्वल टू √2gh, वेयर व्हाट इज h, h इज द हाइट. ये क्या है, हाइट है जिस हाइट से ड्रॉप पहली बार निकला होगा, वाटर ड्रॉप. g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एट द सरफेस. ये कहाँ से निकल कर आता है ये रिलेशन, तो हमें पता है v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ as. यहाँ से निकल कर आता है, जहाँ पर u की वैल्यू को अगर हम 0 ले तो v बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ gh. अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जब रेन ड्रॉप आता है ना ऊपर से, तो नॉर्मली ये जो क्लाउड होता है वो 1 किलोमीटर से लेकर तो 4 किलोमीटर तक के हाइट पर होता है. अब फिलहाल हम लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट भी डिस्टेंस कंसीडर करें तो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर ये क्लाउड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां से ये ड्रॉप नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है. तो h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू हो गई 1000. g कितना होता है, g 9.8 होता है, हम यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं. एंड v कितना आ जाएगा फिर, तो इसको अगर हम सॉल्व करें सो v इज इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू 1000 वुड बी 10 टू द पावर 4. सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर 10 टू द पावर 2 √2. वी नो √2 कितना होता है 1.414. सो सिंपली ये हो जाएगा 1.414 इंटू 10 टू द पावर 2. सो फाइनल आंसर आ जाएगा 141.4 मीटर पर सेकंड. अगर और सहूलियत के लिए हम देखें तो ये इसे लिख रहे हैं 140 मीटर पर सेकंड, जस्ट समझाने के लिए.
अब ये कितना किलोमीटर पर आवर होता है, तो 140 इंटू 18/5 अगर आप करोगे तो ये नियरली 504 किलोमीटर पर आवर के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो मीटर पर सेकंड में कितना है, 140 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में इट इज ग्रेटर देन 500 किलोमीटर। नाउ इमेजिन इन रियलिटी, क्या आपको इतने वेलोसिटी से लिक्विड का ड्रॉप आपके ऊपर इंसिडेंट होता हुआ दिखा है? नहीं, क्योंकि भैया इतने अगर वेलोसिटी से वो आएगा तो इंसान या फिर जो भी जीव जंतु है वो तो मर ही जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ना, तो ये तो बुलेट की तरह हिट करेगा किसी भी शरीर को। तो इन जनरल अगर आप देखो तो टेक्निकल कैलकुलेशन के हिसाब से स्पीड शुड बी 140 मीटर पर सेकंड के आसपास, बट इन रियलिटी स्पीड इज अराउंड 2 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है किसकी, किसी भी रेन ड्रॉप की। अब ये स्पीड कम कैसे हुई, या फिर मैक्सिमम स्पीड जो 140 होनी चाहिए थी उसके बजाय कितनी आई है हमारे पास स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो ये कैसे हुआ होगा, तो देखिए समझते हैं। इनिशियली जब ड्रॉप क्लाउड से निकला तो उसकी वेलोसिटी थी 0, फिर ये 0 से बढ़कर हुई होगी 1, फिर हुई होगी 2, फिर हुई होगी 3, और यहाँ तक आते आते, इस पॉइंट तक आते आते वो हो गई 4 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही है, वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड पर आकर कांस्टेंट हो गई है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस मैक्सिमम वेलोसिटी विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू विस्कस मीडियम। अब विस्कस मीडियम मतलब क्या है, तो यहाँ क्लाउड और अर्थ के बीच में पूरा एयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, देन डस्ट पार्टिकल्स है, जिससे मिलकर ही तो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ विस्कस मीडियम। नाउ विस्कस मीडियम में क्या होता है, जैसे हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर लग रहा होता है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, दैट इज विस्कस ड्रैग। और साथ ही आगे हम समझेंगे कि इस पर एक बायंट फोर्स भी लग रहा होता है, जिसके कारण जो मैक्सिमम स्पीड 140 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए थी उतनी ना होते हुए वो 4 मीटर या 3 मीटर पर सेकंड में रुक जाती है। ठीक है, स्पीड। तो जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिरा और जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अटेंड कर सकता था वो की, यही मैक्सिमम वेलोसिटी बन जाती है टर्मिनल वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लोइंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। तो एक तरीके से अगर टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन हम बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज acquired by an object flowing through viscous medium। तो यहाँ थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, v थी, जिसे मैंने कहा था 4 मीटर पर सेकंड। जो उसने क्या किया है, एक्वायर किया है, इससे ज़्यादा स्पीड से अब वो नीचे नहीं गिरेगा, वो कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड उसकी 4 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पर ना एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम, या फिर इट इज़ द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल फ्लोइंग थ्रू विस्कस मीडियम। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं ना, इसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम से नीचे गिर रहा है या ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है या टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। सो आई एम राइटिंग हियर एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लेंगे। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके का एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसका मास है m और इसकी डेंसिटी है रो। इस तरीके का एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है। फिलहाल मैंने उसे किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर रखा है और ये है हमारा कंटेनर। सो यहाँ पर मैं कंटेनर की बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसी, दिस इज द बाउंड्री ऑफ कंटेनर, और नीचे पूरा फ्लूइड भरा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस स्पीयर को यहां से छोड़ेंगे और ये स्पीयर नीचे की दिशा में ट्रैवल करने लगेगा। इनिशियली जब मैंने इसको सरफेस के ऊपर पकड़ के रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0,
और जैसे इसको छोड़ूंगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नाउ लेट्स से कि इट इज ट्रैवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा तो उस पर कुछ ना कुछ वेट एक्सर्ट होगा, दैट वेट वुड बी इक्वल टू mg, वेयर m इज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर। जिस लिक्विड से ये ट्रैवल कर रहा है उस लिक्विड की कुछ सर्टन डेंसिटी होगी, उसका अपना सर्टन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। तो अब यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो लिक्विड जो है या फिर ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड विल अप्लाई विस्कस फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्फीयर और स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, जिसके कारण जितना इजीली उसने जितने मैक्सिमम वेलोसिटी से उसने नीचे जाना चाहिए उतने वेलोसिटी से वो नहीं जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जैसे लास्ट के एग्जांपल में देखा था हमने, ये जो रेन ड्रॉप था जब वो नीचे जा रहा है तो एयर के जो पार्टिकल है वो एयर के पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, उस पर एक विस्कस फोर्स लगा रहे होते हैं। यही वो विस्कस फोर्स जो इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से हम कैलकुलेट करेंगे आगे। दूसरा क्या होता है, जब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, जब ये नीचे जा रहा होगा, ठीक है, तो विस्कस फोर्स तो लग ही रहा है उस पर ऊपर, इसको मैं एफ ऑफ वी लिख रहा हूं, साथ में बायंट फोर्स भी लग रहा होता है। कौन सा फोर्स लग रहा होता है, बायंट फोर्स या फोर्स ड्यू टू बायोंसी। अब फोर्स ड्यू टू बायोंसी क्या है, ये हमने थर्ड लेक्चर में थोड़ा सा कवर किया था, यहां पर मैं फिर से उसको एक बार थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये जो स्फीयर है इट इज गोइंग डाउनवर्ड बाय एक्सर्टिंग इट्स वेट mg एंड दिस वेट mg is now getting opposition from buoyant force as well as force due to viscosity। अब होगा क्या इस चक्कर में, समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, u was 0, now when it is dropped the velocity goes on increasing because acceleration due to gravity is applicable now। so यहाँ से मान लीजिए पहले वेलोसिटी बनी 1 मीटर पर सेकंड जब इसने इस सरफेस को टच किया होगा, जैसे थोड़ा सा नीचे आया तो हुई होगी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, जैसे और थोड़ा सा नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी 3। तो ऐसे करते करते मान लीजिए इस पॉइंट तक, यहाँ पर जो मैं पॉइंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको ब्लैक कलर से, मान लीजिए इस पॉइंट तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई v। कितनी हो गई, v वेलोसिटी हो गई, और हो सकती है v की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर v वेलोसिटी के साथ वो यहाँ तक पहुंचा है, सो 0 1 2 3 4 करके। अब इसके नीचे जब वो बहता है तो उसकी वेलोसिटी अब चेंज नहीं हो रही। अगर वो पहले यहाँ इस पॉइंट पर 4 है तो बाद में भी कितनी रहेगी, 4 मीटर पर सेकंड रहेगी। मतलब राइट फ्रॉम 0 अप टू 4 वेलोसिटी जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी, और ये जो 4 मीटर पर सेकंड है जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, अब ये बन जाएगी इस पर्टिकुलर स्फीयर की terminal velocity. So it is the maximum velocity that has been acquired by that spherical object when it was flowing through a viscous medium। ठीक है, चलो अब मैंने कहा था कि जब ये 4 या फिर ये v वेलोसिटी से अब आगे बढ़ेगा तो यहाँ हो क्या रहा है, वेट के कारण जो डाउनवर्ड दिशा में जा रहा है, वेट इज mg विच इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको अपोज कर रहा है बायंट फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। यहाँ वेलोसिटी अब आगे चेंज नहीं हो रही है, इवन दो द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स mg को fb और fv ने बैलेंस तो कर लिया है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना वेट है, मान लीजिए किसी बॉडी का वेट है mg, इसको अगर किसी दूसरे फोर्स ने बैलेंस कर लिया और बॉडी की वेलोसिटी 0 ही रही तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, एंड दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती बट बॉडी इज इन मोशन। हियर इन द केस ऑफ स्फीयर बॉडी इज इन मोशन विच इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वंस एंड व्हेन इट अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी डज नॉट गोज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी वी कैन से बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं कंसिडर अ स्फीयर falling through a viscous medium, falling through a viscous medium। ठीक है, बेसिक सी चीजें है, लिख लेते हैं। लेट स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट m बी द मास ऑफ स्फीयर, और चूंकि ये नीचे फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पास इसके ग्रेविटी के कारण इसके पास आ गया है वेट, सो दिस इज
वेट ऑफ स्फीयर mg, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ स्फीयर, तो जिस भी मटेरियल से ये पर्टिकुलर स्फीयर बना होगा उसकी डेंसिटी, सो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, दिस इज रो। अब जिस लिक्विड से ये फ्लो हो रहा है या जिस फ्लूइड से, विस्कस मीडियम से ये फ्लो हो रहा है, उसके डेंसिटी को मैं ले रहा हूं रो डैश। सो लेट से रो डैश इज डेंसिटी ऑफ विस्कस मीडियम, विस्कस मीडियम। देन ईटा क्या है, दिस ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। नाउ जब वो फॉल डाउन करेगा तो उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को हमने v कहा है, सो v इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन, व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन, ठीक है। अब जब वो फॉल डाउन करेगा तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस आएंगे, तो एक आएगा एफ ऑफ बी, दैट इज बायंट फोर्स। सो एफ ऑफ बी इज बायंट फोर्स एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। किस पर लग रहा है, ऑन स्फीयर, ऑन स्फीयर। किसके कारण आता है ये, ड्यू टू मीडियम। तो यहां पर जो विस्कस मीडियम है, विस्कस मीडियम, इसके कारण एक बायंट फोर्स आएगा। देखिए अगर हम किसी चीज को पानी में धकेल देते हैं तो पानी शुरुआत में क्या करता है, उसको ऊपर की दिशा में पुश करता है ना, तो वही तो है हमारा बायंट फोर्स। साथ ही उस पर क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स। सो एफ ऑफ वी इज अ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, अगेन इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये भी किसके कारण है, ड्यू टू विस्कस मीडियम, अगेन दिस इज ऑल्सो ड्यू टू विस्कस मीडियम, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, जब ये स्पीयर नीचे गिरेगा धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी भी अटेंड कर लेगा, इसके बाद वो कौन से इक्विलिब्रियम में आएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां पर फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस विस्कस मीडियम में फ्लो करेगा। सो व्हाट आई एम राइटिंग इट हियर, प्लीज चेक इट केयरफुली। सो व्हेन द स्फीयर अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डाउनवर्ड वेलोसिटी भी चाहो तो लिख सकते हो, डाउनवर्ड वेलोसिटी v, which is actually the terminal velocity, this is the terminal velocity, the dynamic equilibrium is reached, the dynamic equilibrium is reached, and furthermore there will not be any change in velocity, reached। और इसके कारण हम बोल सकते हैं all the forces in वर्टिकल डायरेक्शन आर बैलेंस्ड। नाउ कौन से फोर्सेस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस और डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस को ही बैलेंस करना पड़ेगा। सो अपवर्ड फोर्सेस कौन से है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं अपवर्ड फोर्सेस, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ स्फीयर, जो कि डाउनवर्ड जाने वाला वेट है, सो वेट ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब अपवर्ड में दो फोर्सेस है, एक फोर्स ड्यू टू बायोंसी और दूसरा है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, दैट इज विस्कस फोर्स। इट इज इक्वल टू mg। अब m इज द मास ऑफ स्फीयर, g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे बात आती है बायंट फोर्स की। ये बायंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सिंपल रिलेशन है, ध्यान से समझना। हालांकि हमने इसको पहले देखा है, फिर भी मैं एक बार इसको समझा के दे रहा हूं, तो केयरफुली देखिए। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं लिक्विड ले रहा हूं, उसके पूरे ब्रिम तक ले रहा हूं, पूरा का पूरा ये लिक्विड से भरा हुआ है, चलेगा, ओके। नाउ लेट्स इमेजिन एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं ऊपर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। इस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का कुछ एक सर्टन रेडियस है r,
ठीक है, इसका सर्टन मास है m, इसकी डेंसिटी है रो। फिलहाल मैं इसका वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इस v को लिख रहा हूं v नॉट। v नॉट क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं, मान लीजिए 1 लीटर। कितना है ये? 1 लीटर। अब देखो क्या होगा, जैसे ये स्पीयर इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर घुसेगा, क्या होगा उसके कारण? तो हम मान लेते हैं कि ये अंदर आ चुका है। जैसे ये अंदर आएगा तो ये अपना पहले उसका जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। इसके कारण अब वो पहले कितना लिया था मैंने एग्जांपल के तौर पर 1 लीटर, तो जैसे ये अंदर आएगा तो 1 लीटर जो वॉल्यूम होता है उतनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर ली। तो एक्स्ट्रा जो इतना लिक्विड, जो 1 लीटर का लिक्विड इतने स्पेस में पहले था, अब वो क्या हो जाएगा? इस कंटेनर से बाहर चले जाएगा। मतलब सम अमाउंट ऑफ लिक्विड हैज टू बी डिस्प्लेस्ड। तो स्पीयर अंदर आया तो सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड गोज आउट। अब ये जो लिक्विड बाहर जाएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो लिख रहा हूं मैं VL। नाउ व्हाट इज VL? VL is the volume of liquid displaced and that would be exactly equal to the volume of object। क्योंकि अगर 1 लीटर का वॉल्यूम अंदर आ रहा है तो बाहर पानी का वॉल्यूम भी कितना बाहर जाएगा? 1 लीटर ही जाएगा। So this is VL is nothing but exactly equal to volume of object and the formula for volume of liquid would be 4/3 again pi r का क्यूब। इतनी बात आ रही है समझ में? अब देखते हैं बायंट फोर्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं बायंट फोर्स की, तो जैसे ही ये स्पीयर अंदर आएगा तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको ऊपर की दिशा में धकेलेंगे विथ सम बायंट फोर्स। नाउ बायंट फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वेट। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ वेट डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड। जितना लिक्विड का वेट होगा डिस्प्लेस्ड वाले लिक्विड का, ये यहां से जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा ना, जिसका हमने ये वॉल्यूम निकाला था, तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो भी वेट होगा बस वही होगा हमारा बाइंड फोर्स। अब समझते हैं कि ये वेट होगा कितना। सो वेट का फॉर्मूला होता है mg। यहां पर m होगा मास ऑफ लिक्विड विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द स्पीयर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास क्या होता है? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी को ρl लिखता हूं, कितना लिख रहा हूं? ρl, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ρl इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है? सो जितना स्पीयर उसके अंदर डीप हुआ है, तो स्पीयर अगर पूरा डीप हुआ होगा तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो दैट वुड बी 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ VL के बजाय मैं V नॉट भी लिख सकता हूँ विच इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय G। तो एक तरीके से बायंट फोर्स क्या होता है? तो ये होता है लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होगा, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। क्योंकि जितना इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वाला होगा मल्टीप्लाइड बाय G। अब इस फॉर्मूले को इतने अच्छे से देखिए क्योंकि आगे इसका बहुत काम आएगा। देखो अगर 1 लीटर वाला पूरा का पूरा स्पीयर अंदर आएगा तो वॉल्यूम भी 1 लीटर का डिस्प्लेस होगा, VL इज इक्वल टू V नॉट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो कि हाफ ऑफ द स्पीयर ही इमर्स्ड हुआ है, पूरा का पूरा स्पीयर इमर्स्ड नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में FB क्या आएगा? दैट वुड बी द वेट डिस्प्लेस्ड बाय लिक्विड। और वेट कितना आएगा? सो जो आपका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उसका आपको हाफ करना पड़ेगा। सो FB इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इमर्स्ड वॉल्यूम। इमर्स्ड वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2। सो इस केस में जो बायंट फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। आप किसी प्लास्टिक या रबर की गेंद को अगर पानी में डुबो, आधा डुबोगे तो कम बायंट फोर्स देखने को मिलेगा, अगर उसको पूरा डुबाने की कोशिश करोगे तो बायंट फोर्स ज्यादा लगने लगता है। तो जितना अमाउंट में ऑब्जेक्ट डीप होते जाता है उतना ही अमाउंट में बायंट फोर्स भी लगता है, और ये हमें पता चलता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के कारण। अच्छा, ये जो ऊपर वाला स्पीयर है इसका वेट क्या होगा? अगर मैं इसका वेट निकालना चाहूं तो ये होगा m इंटू जी, बट m इज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीयर, सो दैट वुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द स्पीयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा उस पर्टिकुलर स्पीयर का जो मैं V0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय G। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? वेट ऑफ
स्पीयर के लिए, और वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड जो होगा वही हमारा बाइंड फोर्स होगा, और वो हमें कैसे मिलेगा? सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज बीइंग इमर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। so, बस इतना याद रखना है, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। चलो फिर से आते हैं लौट कर हमारे डेरिवेशन पे। सो डेरिवेशन में हमने देखा था कि बाइंड फोर्स प्लस वर्टिकली एक्टिंग विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्पीयर। चलो लिख लेते हैं। सो बाइंड फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कह लीजिए या डिस्प्लेस्ड विस्कस मीडियम कह लीजिए, प्लस विस्कस फोर्स कितना होता है? तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से 6 पाई ईटा आर वी इज द विस्कस फोर्स एंड दैट वुड बी इक्वल टू mg. mg is that particular weight of sphere and it would be rho which is density of sphere multiplied by volume of sphere multiplied by g. चलिए weight of displaced liquid कितना है? displaced fluid it is equal to density of that fluid. अब यहाँ पर जो density है कितनी कंसिडर की थी हमने? रो डैश कंसिडर की थी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रो डैश मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कंप्लीट वॉल्यूम उस पर डिप किया है, सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इज नथिंग बट रो दैट इज डेंसिटी ऑफ दैट स्पीयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीयर मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ रो डैश वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू रो, अगेन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहाँ पर हम 6 पाई ईटा आर वी को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सारी चीजें राइट में चली जाएगी। सो रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी माइनस रो डैश इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू जी। तो क्या कॉमन आ गया? 4/3 पाई आर का क्यूब कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाय जी भी कॉमन है, बचता है रो माइनस रो डैश। इधर क्या आया है? 6 पाई ईटा आर वी। अब क्या कैंसिल होता है? देखिए पाई कैंसिल हो जा रहा है, बिल्कुल आर कैंसिल होगा आर क्यूब से, तो ये बचेगा यहाँ पर आर का स्क्वायर, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। सो हमारे पास है v इज इक्वल टू, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 2 बाय, अब ये 3 राइट में जाएगा डिनोमिनेटर में, तो दैट वुड बी 3 इंटू 3 9, 2/9। अगेन वी हैव आर स्क्वेयर इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस रो डैश एंड डिनोमिनेटर में फिर से बचता है ईटा। सो v इज व्हाट? 2/9 आर स्क्वेयर जी रो माइनस रो डैश डिवाइडेड बाय ईटा, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप चाहो तो v लिखिए या vt, जैसे आप चाहो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं केस ले रहा हूँ कि सेम लिक्विड है जिसके अंदर से स्पीयर फ्लो हो रहा है, एक स्पीयर है छोटा सा जिसके रेडियस कम होगी मास कम होगा, और फिर मैं एक ले रहा हूँ बड़ा सा स्पीयर जिसका रेडियस और मास दोनों ज़्यादा है। अगर ये दोनों फ्लो हो रहे होंगे और उनके मुझे टर्मिनल वेलोसिटीज के बीच में रेशो वगैरह चाहिए होगा, तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले से हम एक रिलेशन ले सकते हैं। कैसा रिलेशन ले सकते हैं? कि ये जो v है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इस रिलेशन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, बहुत काम में आएगा ये रिलेशन। चलेगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उन्हें देखते हैं और बाद में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। सो यस, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.9। क्या कहा है? A spherical drop of oil falls at a constant speed of 4 centimeter per second in a steady air। तो ये मान लीजिए एयर है, ऐसी एयर से एक ऑयल का ड्रॉप है जो नीचे गिर रहा है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। अब रेडियस ऑफ ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो जो दिया है उसको पहले गिवन डेटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है कांस्टेंट स्पीड भी देकर रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा आगे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो यूनिट्स है
वो सीजीएस सिस्टम में ही दिए हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 10⁻⁻4 पॉइस जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो भी सीजीएस में दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर में वगैरह या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते नहीं बैठते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सो वेलोसिटी दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन फाइंड क्या करना है भैया, रेडियस फाइंड करना है, देन डेंसिटी दिया है किसकी, ड्रॉप की। तो ड्रॉप हमारे लिए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं रो से उसकी डेंसिटी दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज 0.9 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे दिया है डेंसिटी ऑफ एयर, सो रो डैश हमें देकर रखा है विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.9, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर एयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो ऑयल ड्रॉप है उसकी डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब होगा कि ऑयल ड्रॉप जो है वो एयर में नीचे से ऊपर की दिशा में बह रहा होगा। ठीक है, यही होगा, अदरवाइज जो ड्रॉप की डेंसिटी थी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वो कम है, तो ऑयल का जो ड्रॉप है वो अपवर्ड दिशा में ट्रैवल करेगा, ऐसे हमें मानना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है और हमें, the density of air is 1 gram per cc and the coefficient of viscosity of air, तो air की coefficient of viscosity eta की वैल्यू देकर रखी है which is 1.8 into 10⁻⁻4 poise, right? And we have been given acceleration due to gravity which is 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये पॉइज में है और हमें पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितना होता है, 10 पॉइज होता है। ठीक है, ये भी रिलेशन हमें याद होना चाहिए ताकि अगर ज़रूरत पड़े कभी फ्यूचर में तो इसका हम यूज़ कर पाए। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है बट फ्यूचर में पड़ सकती है ज़रूरत। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर इंटू जी रो माइनस रो डैश डिवाइडेड बाय ईटा। r फाइंड करना है, सो मैं लिख रहा हूँ v इंटू 9 इंटू ईटा अपॉन 2 इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस रो डैश इज इक्वल टू r का स्क्वेयर। सो फाइनली r क्या हो जाएगा, r वुड बी अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रो माइनस रो डैश। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ r इज इक्वल टू, मैं अपने कन्वीनियंसी के लिए इसको फिर से एक बार लिख लेता हूँ। सो दिस इज स्मॉल v वेलोसिटी, दिस इज 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g रो माइनस रो डैश। चलो सॉल्व करते हैं। सो v की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो 4 इंटू 9 इंटू हाउ मच इज ईटा, 1.8 इंटू 10⁻⁻4। सो 1.8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस इज 980 इंटू 1 माइनस 0.9। चलो तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 9 इंटू 2 इज 18, तो यहाँ पर लिखिए, मैं लिख रहा हूँ 18 इंटू 1.8, 1.8 को भी हम क्या कर लेते हैं, 18 लिख लेते हैं। सो 18 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर ये हो गया -5 डिवाइडेड बाय ये है 980 इंटू 1 माइनस 0.9 इज 0.1। सो ये और भी सिंपल हो सकता है, देखिए दिस इज 18 इंटू 18, तो 18 का स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर रूट से अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो गया डायरेक्टली 18। सो इसको मैं लिख रहा हूँ 18 अंडर रूट में, देखिए क्या है 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय दिस इज 980 इंटू 0.1। ठीक है, अब देखिए 0.1 को अगर मैं 1 इंटू 10 टू द पावर -1 रखता हूँ और ये -1 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा +1। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 18 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 9
80। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -4 बाहर आ जाएगा, दैट वुड बी 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 980। अब यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ऑफ 980 को अगर हम सॉल्व करें तो लॉग टेबल से सॉल्व करना भी इजी है, आप चाहो तो लॉग टेबल से भी कर सकते हो। इसको लिख रहा हूँ फिलहाल मैं 18 इंटू 10 टू द पावर -2 और नीचे लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 टू द पावर -1। सो r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -1 अंडर रूट ऑफ 9.8। नाउ अब ये जो 9.81 है ना, वो एक्चुअली क्या है, 9.8 इट इज नियरली पाई का स्क्वायर होता है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ 18 इंटू 10 टू द पावर, देखिए समझिए, 10 टू द पावर -1 ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर +1 हो जाएगा। सो दैट वुड बी 10 टू द पावर -2 + 1 इज 10 टू द पावर -1। और नीचे ये जो अंडर रूट ऑफ 9.8 है, ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ 9.8 इसको मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर। पाई जब बाहर आता है तो कितना बचता है, 3.14। पाई का स्क्वायर बाहर आएगा तो पाई बचेगा और पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो वी हैव 18 डिवाइडेड बाय 3.14। सो 18 डिवाइडेड बाय 3.14 करके देखते हैं। सो इट इज 18, 3.14। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ 1800 और ये हो गया 314। सो 314 इंटू 6 से करेंगे तो 1800 से ज़्यादा आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 314 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 2 5 1 ज़ा 5 इंटू 7, 5 इंटू 3 इज 15, 1570। दिस इज 1570। तो ये हो गया, दिस इज 30 एंड दिस इज 1, सो 230 अगेन 0.0, 2300। सो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 होगा, नहीं तो 7 से करना पड़ेगा। अगर 314 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ, सो 7 4 ज़ा 28, 8 दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 2198, yes, so 7 times it is 2198, so it is almost 200, 102, right? 300 200 300 एक 102, फिर यहाँ पे आएगा 0। सो अब हमारे पास क्या बचा है, 1020, तो 5.7। अगर ये 1020 है, सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 314 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3 इन 4, 3 3 ज़ा 9, 942। सो 5.73 आना चाहिए नियरली आंसर। तो यहाँ पर अभी मैं भी लिख लेता हूँ, बाकी सब मिटा के 5.73। सो हियर इट इज 5.73 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। अगर इसको 10 टू द पावर -1 को न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.573 सेंटीमीटर एंड दैट्स अवर आंसर। ठीक है, चलेगा। अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया है हमें, उसको देख लेते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला है, 2 hailstones with radii in the ratio 1:4 falls from great height through the atmosphere, then the ratio of their terminal velocities। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, टर्मिनल वेलोसिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर होता है। सो पहले अगर रेडियस r1 है तो उसके लिए वेलोसिटी v1, अगर दूसरी रेडियस r2 है तो उसकी वेलोसिटी हम v2 लेंगे। सो v2 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर। गिवन डेटा क्या दिया है, r1 अपॉन r2 इज 1/4। तो चलो रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी, सो v1 अपॉन v2 वुड बी r1 अपॉन r2, इसका कंबाइनली ले लेंगे होल स्क्वायर। सो दिस इज 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 1/16। सो ऑप्शन C is the correct option. Now let's move to next question. क्या दिया है, with what terminal velocity will an air bubble of 0.4 mm in diameter देकर रखा है एयर बबल का, which is 0.4 mm, rise in the liquid of viscosity 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर कोई लिक्विड है तो इस लिक्विड में क्या हो रहा है, कोई एक ऐसा एयर बबल है, और ये एयर बबल जैसे कि हम जानते हैं डेंसिटी कम होने के कारण एयर की, वो इस लिक्विड में ऊपर की दिशा में एयर बबल ट्रैवल करेगा। तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, v पूछा है। आगे क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देकर रखा है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी है 0.9, डेंसिटी ऑफ एयर
विच इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और हमें आंसर यहाँ पर बताया है, बाद में बोला है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बबल राइजेस अप। तो चलो एक एक करके फटाफट लिख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डायमीटर देके रखा है, डायमीटर कितना दिया है 0.4 mm, सो रेडियस हो गया भैया 0.2 mm इज 10 टू द पावर -3, सो ये हो गया मीटर, ठीक है। 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो ये ना डेंसिटी का रेशो होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी है, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ, मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, कोई भी चीज ले रहा हूँ, उसको अगर डिवाइड कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी देकर रखी है हमारे पास, दिस इज 0.9 इज इक्वल टू डेंसिटी विथ एयर बबल, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है, तो लिक्विड की डेंसिटी, मान लीजिए जिस भी लिक्विड के थ्रू वहां पर वो लिक्विड से क्या हो रहा है, एयर बबल ऊपर आ रहा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वुड बी 900 kg पर मीटर क्यूब, ये होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर इंटू जी रो माइनस रो डैश। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो रो एल लिखा है वही क्या है, दिस इज नथिंग बट रो डैश, तो रो डैश की वैल्यू है 900। डेंसिटी ऑफ एयर देकर रखी है 1.29, सो रो इज 1.29, बहुत कम है। देन हमें आंसर फाइंड करना है, सो चलिए v इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर इज व्हाट, r इज 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वेयर इंटू जी कितना होता है, जी हम यहाँ पर 10 ले लेंगे, इंटू रो डेंसिटी कितना दिया है एयर का 1.29 माइनस दिस इज 900, ठीक है, एट डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इटा, इटा इज 0.1। चलो सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए दिस इज 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 900 में से 1.29 चला गया, सो दैट वुड बी 898.71, राइट, यस 898.71 डिवाइडेड बाय दिस इज 9 इंटू 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -1, ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 टू द पावर +1, सो ये हो जाएगा 2 इंटू, इस 4 को मैं 0.04 को लिखता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू ये आ जाएगा 10 टू द पावर 2, कैसे आया 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1, और ये -1 ऊपर चला गया तो वो हो गया +1, 1 + 1 इज 2 इंटू अगेन इट इज 898.7 डिवाइडेड बाय 9, चलेगा। नाउ 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 10 टू द पावर ये हो गया -6 इंटू 898.7 को मैं 9 से डिवाइड कर ही लेता हूँ, सो 898.7 डिवाइडेड बाय 9, सो 9981, so that is 8, again it is 8, again 9981, it is 7.7, 9 8 72, this is 5, again 0, 9 5 45, so 99.85, so this is 99.85। इसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 99.85 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 इंटू 5 40, 0, दिस इज 4, 8 8 64 प्लस 4 इज 68, सो दिस इज 8, अगेन 6, 9 इंटू 8 72, 72 and 78, this is 7, again it is 72, 72 plus 7 79, दो डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो गया दिस इज 798.8 इंटू 10 to the power -6 मीटर पर सेकंड, दिस इज द
दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आंसर कितना दिया है 0.782, हमारा कितना आया है, अगर मैं इसको लिखूँ 0.782 की जगह 798, सो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, नियरली मैच हो रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो खत्म हो रहा है। अब इसके बाद में कुछ सीईटी के क्वेश्चंस है जो हम एक एक करके एक कंप्लीट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पर स्टोक्स लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन और टर्मिनल वेलोसिटीज पे जुड़े भी जो भी सीईटी के क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।